नमस्कार। इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक खोजी की तरह एक ऐसी खौफनाक घटना और एक रहस्यमयी डूबे हुए मंदिर की गहराई में उतरने वाले हैं जो सचमुच इंसानों का दिमाग चुरा लेता है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी केस स्टडी है जो साबित करती है कि कुछ किंवदंतियां सिर्फ मनगढ़ंत किस्से नहीं होती, वो एक बहुत ही भयानक वास्तविकता हो सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए इस शाप के पीछे के डरावने विज्ञान और मनोविज्ञान को डीकोड करते हैं। सीधे इस रहस्य के सबसे डरावने हिस्से पर आते हैं, वो भारी गूंजती हुई आवाज जो इस पूरे दुस्वप्न को ट्रिगर करती है। ढोंग। अब ये किसी आम मंदिर की शांति देने वाली घंटी नहीं है, ये पानी के गहरे ठंडे अंधेरे से उठने वाली एक खौफनाक पुकार है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि एक तरह का स्विच है जो इस पूरे रहस्यमयी जाल को चालू कर देता है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या हो अगर कोई आवाज सिर्फ आपकी नींद ना तोड़े बल्कि आपका पूरा अस्तित्व ही मिटा दे। आज की हमारी केस स्टडी इसी खौफनाक मनोवैज्ञानिक विसंगति पर टिकी है, जहां इंसान की पहचान को धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ हम डिमेंशिया या भूलने की किसी आम बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे बाहरी अदृश्य प्रभाव की बात कर रहे हैं जो एक एक करके इंसान की यादों, रिश्तों और अंततः उसके वजूद को ही निगल जाता है। इस पूरी घटना की शुरुआत एकदम सामान्य लगती है। करण, मीरा, विवेक और सान्या, ये चार दोस्त शहर की भाग-दौड़ से दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में वीकेंड कैंपिंग के लिए निकलते हैं। पास ही एक बहुत शांत लेकिन डरावनी हद तक गहरी झील है, और जैसा कि अक्सर ऐसी जगहों के साथ होता है, इस झील से भी एक स्थानीय किंवदंती जुड़ी हुई है, एक प्राचीन मंदिर की कहानी जो सालों पहले रहस्यमयी तरीके से उसी झील में डूब गया था। और यहीं पर इन दोस्तों से सबसे बड़ी और शायद सबसे जानलेवा गलती होती है। उन्होंने एक बेहद खतरनाक पर्यावरणीय खतरे को महज एक स्थानीय अंधविश्वास समझकर हंसी में टाल दिया। होता है ना, जो चीज़ें हमारी समझ से बाहर होती हैं, हम उन्हें किंवदंती कहकर खारिज कर देते हैं। लेकिन इस केस में वो कोई अंधविश्वास नहीं था, वो एक बहुत ही भयानक वास्तविकता थी जो पानी के नीचे छुपकर सक्रिय रूप से उनकी यादों का इंतजार कर रही थी। कैंपिंग की पहली रात, घड़ी में ठीक रात के 12 बजते हैं और ये अजीबोगरीब विसंगति शुरू हो जाती है। अचानक पूरे जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए एक भारी धीमी घंटी की आवाज गूंज उठती है। ढोंग। आवाज इतनी गहरी होती है जैसे कोई उसे पानी के बहुत नीचे से बजा रहा हो, और सबसे डरावनी बात, इसके बजते ही झील का पानी अचानक कांपने लगता है। ये पहला साफ संकेत था कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं कि कैसे सिर्फ 3 दिनों के अंदर दिमाग का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। ये प्रोग्रेशन सच में डराने वाला है। पहली सुबह असर थोड़ा कम होता है। करण अपनी एक पुरानी याद भूल जाता है कि वो सान्या से कहाँ मिला था। लगता है जैसे आम सी बात है, लेकिन दूसरी सुबह तक स्थिति बेकाबू होने लगती है। विवेक को अपनी ही दोस्त मीरा का नाम याद नहीं रहता, और तीसरी रात तक तबाही पूरी हो चुकी होती है। सान्या पूरी तरह से भूल जाती है कि करण कौन है। उनका दिमाग धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से खाली किया जा रहा था। गांव के पुजारी का खुलासा, जब पुरानी तस्वीरें देखने के बाद भी किसी को कुछ याद नहीं आता, तो ये डरा हुआ ग्रुप मदद के लिए पास के गांव भागता है। वहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े पुजारी से होती है जो इस पूरी घटना के पीछे के असली मैकेनिज्म का पर्दाफाश करता। अब ये जानकारी इस पूरे केस को पलट कर रख देती है। ये श्राप असल में कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक और यांत्रिक अनुष्ठान था जो भयानक रूप से खराब हो गया था। इसे स्मृति अनुष्ठान कहा जाता था। पुजारियों ने इस विशाल घंटी को विशेष रूप से इंसानों की यादों को खींचने और सोखने के लिए डिजाइन किया था। लेकिन अनुष्ठान के दौरान जब नियंत्रण खो गया, तो पूरा का पूरा मंदिर ही झील में समा गया। घंटी का काम रुका नहीं, वो बस पानी के नीचे से अपना काम करती रही। पुजारी की ये भयानक चेतावनी इस पूरी घटना की क्रूरता को स्पष्ट करती है। जो भी घंटी सुनेगा, उसकी पहचान धीरे धीरे पानी में डूब जाएगी। इससे एक बात तो पक्की हो जाती है कि ये जो मेमोरी लॉस हो रहा है, वो किसी बीमारी का नतीजा नहीं है। ये सचमुच उनकी पहचान का निचोड़ जाना है। वो घंटी एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर रही है, जो हर रात उनकी चेतना को झील की गहराइयों में खींच रही है। ये खौफनाक सच्चाई जानने के बाद ग्रुप आखिरी रात वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन
ठीक आधी रात होते ही उनका रास्ता रुक जाता है। वो बचने में नाकाम रहते हैं क्योंकि वो अपरिहार्य आवाज एक बार फिर प्रहार करती है, ढोंग। और इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा करीब और कहीं ज्यादा ताकतवर है। क्लाइमैक्स के इस सीक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ भौतिक वातावरण और मनोविज्ञान एक साथ टकराते हैं। सबसे पहले झील का पानी अचानक तेजी से उबलने लगता है, फिर पानी चीरते हुए उस प्राचीन मंदिर का ऊपरी हिस्सा सतह पर उभर आता है। वो विशाल घंटी बिना किसी सहारे के अपने आप झूलने लगती है और अंतिम प्रहार मीरा, उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ जाता है और वो सम्मोहित होकर सीधे पानी की तरफ चलने लगती है। नियंत्रण अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और यहीं पर एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो श्राप जो अब तक सिर्फ यादें छीन रहा था, अचानक मीरा के दिमाग में एक छिपी हुई, दबी हुई जानकारी वापस डाल देता है। एक ऐसी याद जो इस पूरी घटना के नजरिए को ही जड़ से हिला देती है। इस पूरे विश्लेषण के दौरान शुरू से लेकर अब तक हमारा आधारभूत तथ्य क्या था? 4 कि इस ट्रिप पर कुल 4 दोस्त गए थे। कहानी की शुरुआत इसी संख्या से हुई थी ना? लेकिन असली खौफ इस अगले सच में छिपा है। मीरा को अचानक याद आता है कि असल में वो 4 लोग नहीं थे, शुरुआत से ही वो 5 लोगों का ग्रुप था। इसका सीधा सा लेकिन दिल दहला देने वाला मतलब ये है कि उनका एक दोस्त पहले ही उस झील का शिकार हो चुका है और झील ने ना सिर्फ उसे निगला बल्कि बचे हुए 4 दोस्तों के दिमाग से उसका पूरा वजूद ही हमेशा के लिए मिटा दिया था। इस शराब की क्रूरता देखिए। पानी के अंदर से एक अदृश्य ताकत मीरा का पैर पकड़कर उसे अंदर खींच लेती है। करण तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसी पल शराब का सिस्टम रीसेट हो जाता है। जैसे ही मीरा पानी में डूबती है, करण के दिमाग से उसकी शक्ल, उसका नाम, उसका पूरा अस्तित्व गायब हो जाता है। करण वहीं रुक जाता है, एकदम सुन्न। उसे याद ही नहीं कि वो अभी किसे बचाने जा रहा था। अगली सुबह तक इस डरावनी त्रासदी का गणित पूरा हो चुका होता है। जब पुलिस मामले की जांच करने किनारे पर पहुंचती है तो उन्हें वहां सिर्फ 3 लोग मिलते हैं, करण, विवेक और सान्या। तीनों शारीरिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो एकदम खोखले हो चुके हैं, गहरे सदमे में हैं। पुलिस जब उनसे उस चौथे या 5वें व्यक्ति के बारे में पूछती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो अपने ही खोए हुए दोस्तों से पूरी तरह अनजान है। उनके पास इस बात की कोई याद बची ही नहीं है कि वो इस ट्रिप पर असल में किसके साथ आए थे। पुलिस की जांच खत्म होती है। वो 3 बचे हुए दोस्त हमेशा के लिए उस जगह से चले जाते हैं, लेकिन तभी पानी की गहरी परतों के नीचे से एक आखिरी दबी हुई आवाज गूंजती है। एक बार फिर ढोंग। चक्र फिर से रीसेट हो जाता है। घंटी अब अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। इस केस स्टडी के अंत में एक ऐसा गहरा दार्शनिक सवाल सामने आता है जो उस घंटी की आवाज के शांत होने के बहुत बाद तक दिमाग में गूंजता रहेगा। सोच कर देखिए, अगर दुनिया से किसी इंसान की हर एक याद, हर एक निशान पूरी तरह से मिटा दिया जाए, तो क्या वो इंसान वास्तव में कभी इस दुनिया में था भी? क्या हमारा वजूद सिर्फ उन यादों तक सीमित है जो हम दूसरों के दिमाग में छोड़ जाते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो सच में रातों की नींद उड़ा सकता है। इस खौफनाक और जटिल विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसी ही गहरी परतों को डिकोड करने के लिए फिर मुलाकात होगी।